हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द लीनियर मेथड और हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मेथड को। तो जहां लीनियर मेथड में हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स ले करके कर्व को प्लॉट कर दे रहे थे, वहीं एंगुलर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरमेंट्स लेकर के हम लोग कर्व पर कुछ पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और जो डिजायरेबल हमारा कर्व है उसे ऑब्टेन करेंगे। सो यहाँ पर जो कर्व है उसकी सेटिंग आउट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ द लीनियर मेजरमेंट एज वेल एज एंगुलर मेजरमेंट। नाउ सो एंगुलर मेथड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड दैट इज द टेप एंड थियोडोलाइट मेथड। टेप एंड थियोडोलाइट मेथड को ही हम लोग रेंकाइंस मेथड भी कहते हैं और इसी मेथड को टेंजेंशियल मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी कहा जाता है। नाउ टेप एंड थियोडोलाइट मेथड में किया क्या जाता है, जैसे यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स करने के लिए यहाँ पर टेप को यूज करेंगे, वहीं पर एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए हम लोग थियोडोलाइट को यूज करने वाले हैं। यानी कि एक ऐसा मेथड जहां पर लीनियर मेजरमेंट्स टेप से ली जा रही है और एंगुलर मेजरमेंट हम लोग थियोडोलाइट्स ले रहे हैं। इस मेथड को हम लोग टेप एंड थियोडोलाइट मेथड कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर एंगल्स को भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर दिया अंडर द एंगुलर मेथड। चल ना, इस मेथड में ये रिकमेंडेड किया जाता है कि जो कॉर्ड लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू r/20। सो इस मेथड में ये रिकमेंडेड किया जाता है कि जो कॉर्ड लेंथ होगा कर्व का ये r/20 होना चाहिए ना। r यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। क्लियर है ना? कॉर्ड लेंथ r/20 रखने का पर्पस क्या है? ये रखने का पर्पस ये है ताकि जो कर्व का कॉर्ड लेंथ है ये करेस्पॉन्डिंग कर्व की लेंथ के इक्वल निकल के आ जाए। सो इसका पर्पस है ताकि जो कॉर्ड लेंथ है दैट इज द कॉर्ड लेंथ ऑफ द कर्व, कॉर्ड लेंथ ऑफ द कर्व it should be equal to किसके? लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, ताकि जो एनालिसिस है इस मेथड से वो सिंप्लीफाई हो पाए। चल अब हम लोग टेप एंड थियोडोलाइट मेथड को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस सपोज मैं यहाँ पर कर्व बनाता हूँ। लेट अस सपोज ये वो कर्व है जो हमें प्लॉट करना है। सो ये वो कर्व है जो हमें प्लॉट करना है। क्लियर है ना? ये कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज T1। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टेंजेंट पॉइंट T1। यहां मैं ड्रॉ करता हूं इस कर्व का बिग टेंजेंट। तो ये हो गया कर्व का बिग टेंजेंट। तो ये बिग टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से। क्लियर है? सो ए से लेकर के T1 तक की जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा बिग टेंजेंट। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पर बिग टेंजेंट। ये हो गया बिग टेंजेंट। बिग टेंजेंट को हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। चलिए, सो बिग टेंजेंट को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। सो मैंने बिग टेंजेंट को एक्सटेंड किया। क्लियर है? नाउ अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस कर्व पर कुछ पॉइंट्स को लोकेट करता हूं, जैसे पॉइंट ए, जैसे पॉइंट बी, जैसे पॉइंट सी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को यहां पर लोकेट किया। क्लियर है ना? ये जो कर्व है इस कर्व का एक सेंटर पॉइंट होगा ना। सो मैं इस कर्व का एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ करता हूं। लेट अस सपोज जो कर्व है उसका सेंटर पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं T1 पॉइंट को, A पॉइंट को, B पॉइंट को और C पॉइंट को, जो कि सारे ही पॉइंट हमारे कर्व पर है, इन्हें ज्वाइन करता हूं सेंटर से। सो ये हो जाएगा, C को ज्वाइन किया मैंने सेंटर पॉइंट के साथ और इस सेंटर पॉइंट को नाम देते हैं O। एज सिमिलर मैं कर्व के बी पॉइंट को ज्वाइन करता हूं सेंटर ऑफ द कर्व के साथ ना। सो आप देखेंगे O से C तक की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। वहीं B से O तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी? अगेन रेडियस ऑफ द कर्व। मैं B से C को ज्वाइन करता हूं। सो हम लोग B को C से ज्वाइन करते हैं ना।
आप देखेंगे मुझे इस कर्व का एक सब कॉर्ड मिल गया, कौन सा, बी सी। क्लियर है नाउ। सो मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि इस मेथड में ये रिकमेंडेड किया जाता है कि जो कॉर्ड लेंथ होगा वो r/20 रखी जाए। सो यहाँ पर आप देखेंगे एक BC कॉर्ड है ना। इस कॉर्ड की लेंथ यानी कि B से C तक की जो डिस्टेंस है इट शुड बी r/20 रखी जाए। ऐसा क्यों, ताकि ये जो B से C वाला जो कॉर्ड का लेंथ है ये B से C वाला जो कर्व है इसकी लेंथ के बराबर निकल के आ जाए। क्लियर है, यही पर्पस है हमारा। नाउ अगेन मैं A से O को ज्वाइन करता हूँ, ए से ओ को ज्वाइन किया। अगेन सारी स्ट्रेट लाइंस है, मैं फ्री हैंड से यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ तो हो सकता है ये स्ट्रेट्स ना दिखे, बट ये सारी लाइंस स्ट्रेट लाइंस है। अगेन ओ से ए हमारी रेडियस के बराबर हो जाएगा। एज सिमिलर T1 से लेकर के ओ को ज्वाइन करते हैं, T1 से ओ को ज्वाइन किया। अगेन ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए कुछ टेंजेंट्स लेते हैं पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। उसके पहले मैं यहाँ पर और सब कॉर्ड्स बना देता हूँ, जैसे ए से बी को ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पर हमें एक सब कॉर्ड मिल जाएगा ए बी। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ से ए और बी को ज्वाइन किया तो मुझे एक और सब कॉर्ड मिल गया ए बी। वैसे ही मैं T1 से लेकर के ए को ज्वाइन करता हूँ, अगेन मुझे यहाँ पर एक सब कॉर्ड मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक और सब कॉर्ड मिल गया दैट इज T1A। सो मैंने यहाँ पर कर्व पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एनालिसिस के लिए है ना, और यहाँ पर कुछ सब कॉर्ड T1A, AB और B से C सब कॉर्ड्स लिए हैं। ऐसा जो भी हमारा कर्व होगा इसकी लेंथ के अलोंग ऐसे नंबर ऑफ सब कॉर्ड्स होंगे। क्लियर है नाउ, देखिए ये जो हमारा सब कॉर्ड है T1A है ना, ये इस टेंजेंट के साथ, इस टेंजेंट के साथ क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा एंगल, आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। इस एंगल को बाहर करके लिख देता हूं, ये जो एंगल है इसको हम लोग कह देंगे del1। ठीक है, ये एंगल हो गया del1। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के साथ अगर del1 का एंगल बना रही है तो ये जो कॉर्ड है सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, दैट इज द इस एंगल का डबल। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 del1। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। ये जो del1 है ना, ये जो del1 है इसी एंगल को मैं कहता हूं लेट अस सपोज delta1। क्लियर नाउ, delta1 क्या है, delta1 है डिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर है, तो T1A कॉर्ड का जो डिफ्लेक्शन एंगल हो गया वो del1 हो गया। और इस केस के लिए कौन से, हमारा जो सब कॉर्ड T1A है उसके लिए जो del1 और delta1 जो है वो दोनों एक ही है। नाउ सो मैं यहाँ पर हाईलाइट मेंशन कर देता हूँ, जो डेल है ये क्या होगा और डेल्टा हमारा डेल्टा क्या होगा। नाउ सो हियर del1 के बाद del2 भी आएगा, del3 भी आएगा और ऐसे जितने भी एंगल्स हो सकते हैं। सो del1, del2, del3 एंड del1 तक ये सारे के सारे हमारे टेंजेंशियल एंगल हो जाएंगे। सो ये हो जाएंगे टेंजेंशियल एंगल, टेंजेंशियल एंगल्स, टेंजेंशियल एंगल्स। ठीक है, ये टेंजेंशियल एंगल क्या होगा, हमारी कॉर्ड का है ना, हमारी कॉर्ड्स का कहां से, फ्रॉम दी टेंजेंट। सो ये टेंजेंशियल एंगल्स हो जाएंगे है ना, हर एक पॉइंट का ये टेंजेंशियल एंगल अपनी उस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट के साथ होगा। ठीक है, सो ये सारे टेंजेंशियल एंगल हो जाएंगे। नाउ वहीं पर जो डेल्टा है, जैसे del1, del2, del3 और ऐसे ही जितने भी यहाँ पर डेल्टा एंगल्स बनने वाले हैं ये सारे सारे डिफ्लेक्शन एंगल्स है, डिफ्लेक्शन एंगल्स। ठीक है, ये सारे डिफ्लेक्शन एंगल है। डिफ्लेक्शन एंगल किसके, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ सो डिफ्लेक्शन एंगल अभी देख रहे होंगे, सब कॉर्ड T1A का डिफ्लेक्शन एंगल हमारा del1 हो गया। वहीं अगर मैं एक और डिफ्लेक्शन एंगल की बात करूं, कौन सा, T1B के लिए। सो मैं T1 से लेकर के B को ज्वाइन करता हूँ। सो देखिए T1 से लेकर के मैंने B को ज्वाइन किया। नाउ ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, सो T1 से लेकर के A और T1 से लेकर के B, ठीक है, ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है
ये हो जाएगा हमारा डेल टू सॉरी, ठीक है, ये हो गया डेल2। नाउ सो T1B के लिए जो डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डेल्टा2। क्लियर है? एज सिमिलर T1 से लेकर के मैं C को ज्वाइन करता हूं, सो T1 से C को ज्वाइन करते हैं। सो देखिए मैंने T1 से C को ज्वाइन किया। जब मैंने T1 से C को ज्वाइन किया तो अगेन आप देखेंगे ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, T1 से लेकर के B और T1 से लेकर के C, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डेल3। ये हो गया एंगल डेल3। अगर ये एंगल डेल3 हो गया और अगर इसी T1C को मैं मेजर करूं कहां से, फ्रॉम दी टेंजेंट, सो ये एंगल हमारा कहला जाएगा डेल्टा3। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए ए पॉइंट से मैं टेंजेंट को पास करता हूं। ए पॉइंट से मैंने टेंजेंट को पास किया, ए से मैंने टेंजेंट को पास किया। ना ये जो टेंजेंट है जो ए से पास कर रहा है ये ए बी सबकॉर्ड के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो एंगल होगा इसको बाहर करके लिखता हूं, ये एंगल हो जाएगा हमारा डेल2। क्लियर है? नाउ अगेन जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डेल1 के लिए यूज करी थी, जो कि हमारा जो कॉर्ड सेंटर पर एंगल बनाया था, एज सिमिलर इस केस में भी हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 2 डेल2। क्लियर है? एज सिमिलर बी पॉइंट से भी मैं क्या करता हूं, टेंजेंट को पास करता हूं। सो बी पॉइंट से भी टेंजेंट को पास किया। अगेन इस टेंजेंट के साथ हमारा जो कॉर्ड है बी सी, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल हो जाएगा हम लोगों का दैट इज डेल3। क्लियर है? नाउ एज पर दी अगेन प्रॉपर्टी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगल हो जाएगा डेल3 एंड सो ऑन, है ना? यहाँ पर मैं 3 कॉर्ड्स बना के दिखाए, ऐसे नंबर ऑफ कॉर्ड अलोंग दी लेंथ ऑफ द कर्व हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 3 को लेकर के एनालिसिस कर रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी तक डेल और डेल्टा ये दोनों क्या चीज है वो हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो जो स्मॉल डेल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे सक्सेसिव कॉर्ड्स के टेंजेंशियल एंगल हो जाएंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स, और वहीं पर ये जो डेल्टा दिखाई दे रहे हैं ये डेल्टा हमारे डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के, है ना, फ्रॉम दी टेंजेंट। क्लियर है यहाँ तक? चल अब हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम लोग इन डेल्टास को यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। चलिए सो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा1। ना अब इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो डिफ्लेक्शन एंगल हमारी कॉर्ड T1A के लिए जो है वो किसके बराबर है? वो डेल1 के बराबर है, यानी कि जो डेल्टा1 है वो हमारे डेल1 के बराबर है। और डेल1 क्या हो गया? जो T1A है ना, जो T1A हमारा सब कॉर्ड है उसका टेंजेंशियल एंगल है। क्लियर है ना? वैसे ही अगर मैं बात करूं डेल्टा2 की, सो डेल्टा2 के केस में आप देख सकते हैं जो डेल्टा2 है यानी कि ये जो टेंजेंट है वहां से हमारी जो ये कॉर्ड दिखाई दे रही है आपको T1B, ये जो कॉर्ड है ये जो एंगल फॉर्म कर रही है कहां से? टेंजेंट से। इसी एंगल को हम लोगों ने डिफ्लेक्शन एंगल कहा है डेल्टा2। ना डेल्टा2 आप देखेंगे तो ये किसके बराबर आ रही है? ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल यानी डेल1 और ये वाला एंगल यानी डेल2 इसके बराबर है। सो ये डायग्राम से इजीली विजिबल है कि ये हो जाएगा डेल1 प्लस का डेल2। ना देखिए जो डेल1 है वो किसके बराबर था? ये तो था डेल्टा1 के, सो डेल्टा1 प्लस का रिमेनिंग क्या बच गया? डेल2। क्लियर है? नाउ एज सिमिलर जब हम लोग डेल्टा3 कैलकुलेट करेंगे, सो डेल्टा3 के लिए भी हम देख सकते हैं जो डेल्टा3 है ये एंगल कितना हो गया? हमारी जो सबकॉर्ड है T1C, है ना, सो ये T1C इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? इसी एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल कहा है डेल्टा3। डेल्टा3 आप देखेंगे तो ये डेल1 प्लस डेल2 प्लस डेल3 इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा डेल1 प्लस डेल2 प्लस डेल3। नाउ देखिए डेल1 प्लस डेल2 को तो हम लोगों ने डेल्टा2 कहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा2 प्लस का रिमेनिंग यानी कि डेल3। यानी कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल n होगा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? डेल n-1, यानी कि जिस भी पॉइंट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिफ्लेक्शन एंगल निकाल रहे हैं उसके प्रीवियस पॉइंट का
जो डिफ्लेक्शन एंगल है प्लस इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एंगल है उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि टेंजेंशियल एंगल डेल एन। सो ये कंक्लूड किया जा सकता है यहाँ पर ना। सो यहाँ पर तो हम लोगों ने इस डेल्टा एन को डिस्कस कर लिया। इस डेल्टा एन को अगर मैं यहाँ पर एक अलग फिगर से शो करके बताऊं कि डेल्टा एन किसके बराबर होगा, तो अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं ना। यहाँ पर जो डेल्टा एन है, अगर मैं इसको वर्ड्स में समझाना चाहूं, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, हाफ ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, हाफ ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल between द बिग टेंजेंट, और यहाँ पर जहां कर्व फिनिश होगा वहां पर कौन सा आ जाएगा, टेंजेंट, हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट। सो जो डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा बिटवीन द बिग टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट, इन्हीं के बीच का जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा उसकी हाफ वैल्यू हमारे डेल्टा एन के बराबर होगा। सो ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द बिग टेंजेंट and back tangent and the forward tangent यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा एन होगा ये हमारा हाफ ऑफ डेल के बराबर हो जाएगा। नाउ इसको मैं एक डायग्राम से भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट इट सपोज मैं यहीं पर स्पेस है तो इसको यहीं पर बना के आपको शो कर देता हूँ। सो देखिए ये हो गया हमारा कर्व, ये हो गया कर्व, ये कर्व निकल के आ गया हम लोगों का, ये T1 पॉइंट हो गया, T2 पॉइंट हो गया, इस कर्व पर A पॉइंट, B पॉइंट, A से T1 से A को ज्वाइन किया, T1 से B को ज्वाइन किया, T1 से T2 को ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ ये जो एंगल, ये रेडियस R के बराबर, ये रेडियस R के बराबर, ये रेडियस R के बराबर, ठीक है। सो ये जो O से लेकर के, सॉरी, ये हो गया हमारा बिग टेंजेंट और ये हो गया हम लोगों का फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है। सो ये हो गया बिग टेंजेंट A पॉइंट और ये हो गया हम लोगों का फॉरवर्ड टेंजेंट, है ना, B पॉइंट, सॉरी, कैपिटल A एंड कैपिटल B, ठीक है। सो A से लेकर के T1 हमारा हो गया बिग टेंजेंट, T2 से लेकर के B तक के जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिख रहा है हमें, ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म होते हुए हमें दिख रहा है, ठीक है। नाउ इसी एंगल को हम लोग कहने लगेंगे, ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, ये डेल्टा के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल डेल्टा के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो डेल्टा एन होगा हमारा, डेल्टा एन यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल को मैं बाहर करके लिखता हूँ, यही हमारा एंगल डेल एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है किसके बीच का, बिग टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के, इसकी हाफ वैल्यू के बराबर ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ना, अब हम लोग ये जो डेल्टा 1 है ना, स्मॉल जो डेल 1 है, स्मॉल डेल 2 है, स्मॉल डेल 3 है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अब हम लोग उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन टेंजेंशियल एंगल्स को, डेल 1, डेल 2 और डेल 3 को, इन्हें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देखिए, T1 से लेकर के A का जो सब कॉर्ड है, इसको मैं नाम देता हूँ लेट अस सपोज C1। वहीं A से लेकर के B जो सब कॉर्ड है, इसको नाम देते हैं C2। एज सिमिलर B से लेकर के C वाला जो सब कॉर्ड है, इसको नाम देते हैं C3 एंड सो ऑन। क्लियर है? नाउ इस केस में देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, कौन सा ट्राइंगल, T1 A और O, ठीक है, यानी कि T1 O A। इस ट्राइंगल में आप देखिए ना, यहाँ से T1 से लेकर A तक, चाहे आप कॉर्ड की लेंथ ले लीजिए, चाहे आप ये जो आर्क है इसकी लेंथ ले लीजिए। मैंने पहले ही डिस्कस किया था, टेप एंड थियोडोलाइट मेथड में ये रिकमेंडेड किया जाता है कि यहाँ पर जो कॉर्ड की लेंथ है और जो आर्क की लेंथ है ये इक्वल निकल के आ जाती है। एज पर द रिकमेंडेशन R/20 रखनी होती है हमें कॉर्ड की लेंथ को। क्लियर है ना? सो यहाँ पर आप देखिए, इस
पर्टिकुलर आर्क को देखिए T1A, ये जो T1A आर्क है जिसका सेंटर निकल के आ रहा है O, इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे आप देखिए। सो मैं यहाँ पर C1 के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ, C1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो आर्क है, जो पूरा सर्कल बनाएगा, उसकी पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगी, दैट इज 2πr डिवाइड बाय पूरी, अगर सर्कमफेरेंस कितना हो जा रहा है 2πr, क्लियर है, तो सेंटर पर एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय करेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है वो कितना आ जा रहा है C1, क्लियर है, और करेस्पॉन्डिंग जो एंगल है सेंटर पर वो कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 2del1, क्लियर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसे नाउ। सो यहाँ से अगर मैं C1 को कैलकुलेट करना चाहूँ, है ना, सो C1 क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और फाइनली मुझे डिटरमाइन क्या करना है, del1 को। सो मैं यहाँ से del1 को डिटरमाइन कर सकता हूँ, del1 हो जाएगा 90/πr मल्टीप्लाई बाय C1। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो टेंजेंशियल एंगल है, सबसे पहला वाला टेंजेंशियल एंगल ये वाला कौन से सब कॉर्ड के लिए, T1A के लिए del1, है ना, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जहां पर यहाँ पर जो r है वो रेडियस ऑफ द कर्व हो गया, और जो C1 है वो A से T1 से लेकर के A हमारा जो सब कॉर्ड है उसकी लेंथ है, जिसे मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द टेप, क्लियर है नाउ। एस सिमिलर ये del1 हो गया, एस सिमिलर जब हमें del2 कैलकुलेट करना होगा, सो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 90/πr, ये हो जाएगा C2। एस सिमिलर जब हमें del3 कैलकुलेट करना होगा, ये हो जाएगा 90/πr मल्टीप्लाई बाय C3। एस सिमिलर अगर मुझे del n निकालना होगा, del n यानी कि टेंजेंशियल एंगल फॉर द लास्ट सब कॉर्ड, ये निकल के आ जाएगा del n इज इक्वल टू 90/πr, ये हो जाएगा Cn यानी कि जो सबसे लास्ट सब कॉर्ड है उसकी लेंथ। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैसे हम लोग यहाँ पर टेंजेंशियल एंगल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ ये जो पूरी प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस की टेप एंड थियोडोलाइट मेथड की, ये राइट हैंड साइड कर्व के लिए डिस्कस की, है ना, सारा का सारा मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड कर्व के लिए डिस्कशन की। इस केस में मैंने जो थियोडोलाइट है उसको किस पॉइंट पर एस्टेब्लिश किया था ग्राउंड पर, तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि T1 पॉइंट पर एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ऐसी इस प्रोसेस को हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें फील्ड पर राइट हैंड साइड कर्व को एस्टेब्लिश करना है, बट इन केस हमें लेफ्ट हैंड साइड कर्व को एस्टेब्लिश करना है, उस केस में हम लोग जो थियोडोलाइट यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे ग्राउंड पर वो T2 पॉइंट पर करेंगे, जो इस साइड पर निकल के आएगा। सो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 निकल के आएगा वहां पर हम लोग थियोडोलाइट को एस्टेब्लिश करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था वो इस साइड से हम लोग करेंगे, क्लियर है। चल, तो ये था हमारा टेप एंड थियोडोलाइट मेथड, क्लियर है। नाउ अब हम लोग इसके बेस पर कुछ मेथड्स, कुछ न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक दो और पॉइंट में इसके करेस्पॉन्डिंग आपको बताता हूँ, जैसे जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर्व को के लिए एनालिसिस करेंगे, तो जैसे भी मैंने बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा थियोडोलाइट होगा उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 पॉइंट पर हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। नाउ यहाँ पर हम सबको पता है कि जो थियोडोलाइट है उसमें जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल A और वर्नियर स्केल B होता है। नाउ जब हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 पर थियोडोलाइट को एस्टेब्लिश करेंगे, जो वर्नियर होगा उसे हम लोग 0 पर सेट कर देंगे, क्लियर है, और जो लाइन ऑफ साइट होगा उसको करेंगे टूवर्ड दी वर्टेक्स पॉइंट कैपिटल V, है ना, इन दोनों को एक्सटेंड करने के बाद जो पॉइंट निकल के आता है उस पॉइंट की तरफ उसको हम लोग क्या करेंगे, टूवर्ड कर देंगे, क्लियर। और जो वर्नियर स्केल है उसको कहाँ किया हम लोगों ने, उसको 0 पर सेट कर दिया। देन जो डिफ्लेक्शन एंगल है अलग अलग पेग के लिए हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सो जब लेफ्ट हैंड साइड कर्व के लिए डिफ्लेक्शन एंगल निकालेंगे del1, क्योंकि अब मैं लेफ्ट हैंड साइड कर्व की बात कर रहा हूं तो इसको del1 डैश में बात कर दे रहा हूं, ये निकल के आ जाएगा सबसे पहले पेग के लिए। जैसे यहाँ पर पहला पेग हमारा A पॉइंट पर था, फिर यहाँ पर B पॉइंट पर था, फिर C पॉइंट पर था, है ना। वैसे ही जब हम लोग लेफ्ट हैंड कर्व के लिए करेंगे, सो del1 जो डैश निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये
360 डिग्री माइनस का del 1 निकल के आ जाएगा। एज सिमिलर जो सेकंड पेग के लिए डिफ्लेक्शन एंगल निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 360 डिग्री माइनस का del 2। del 1 del 2 क्या है, जो अभी हम लोगों ने डिफ्लेक्शन एंगल डिस्कस किए हैं फॉर द राइट हैंड साइड कर्व के लिए। एज सिमिलर यहाँ पर del n डैश निकल के आ जाएगा 360 डिग्री माइनस का del 3। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों ने राइट हैंड साइड कर्व हो या लेफ्ट हैंड साइड कर्व हो, दोनों के लिए क्या प्रोसेस होगा वो टेप एंड थियोडोलाइट मेथड को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे टेप एंड थियोडोलाइट मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। थैंक यू।